हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं ईबीएस की क्लास पेपर 1 के लिए बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो क्या कथन इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। ए में दिया है ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। तो जो बावड़ियाँ हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं, वो वर्षा रहित क्षेत्रों में ही बनाई जाती हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी में दिया है ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये पानी के संरक्षण और भंडारण की ही पारंपरिक प्रणाली है। सी में दिया है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो जो बावड़ी होती है इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में ही होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तो वहाँ पर सभी को पानी मिल सके उसी के लिए बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो एक सामुदायिक संसाधन है जिससे सब पानी ले सकते हैं या सब इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बावड़ियों में सीढ़ियाँ जो हैं पानी में कई मंजिल तक नीचे जाती हैं, परंतु सीढ़ियों द्वारा पानी में नीचे जाने की अनुमति नहीं होती। ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बावड़ियों में सीढ़ियाँ इसी तरह से बनाई जाती हैं जिससे कि पानी के तल तक पहुँचा जा सके और जिससे पानी को लिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग है। चलिए देखते हैं राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों पॉइंट जो हैं करेक्ट है। देखते हैं बावड़ी कैसी होती है। तो यहाँ पिक्चर में आपको बावड़ी दिखाई दे रही होगी। बावड़ी कुछ इस तरह की होती है जिसमें सीढ़ियाँ पानी के तल तक जाती हैं और लोग जो होते हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से पानी को ले सकते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 में दिया है आपदा के बाद शरणार्थी लोग जो होते हैं वो वापस अपने क्षेत्रों को लौटते हैं, यह क्या कहलाता है। तो क्या इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है एक स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से ये यहाँ तक चलकर आ रही है, यह इस स्थान को छोड़कर ये इस स्थान पर आ रही है, तो ये विस्थापन कहलाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान को चेंज करना। पहले कोई वस्तु यहाँ पर थी, फिर यहाँ आई है, फिर यहाँ आई है और फिर वापस यहाँ आई है और इससे आगे भी यहाँ चली गई है। तो इस तरह से स्थान को बार बार बदलते रहना क्या कहलाता है, ये स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रत्यावर्तन और डी में दिया है आप्रवास। तो आप्रवास यहाँ पर नहीं होगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्यावर्तन। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी स्थान पर आपदा आती है तो लोग जो हैं उस स्थान को कुछ समय के लिए छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर स्थिति सामान्य होती है तो लोग जो है वापस पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। इसको बोला जाता है प्रत्यावर्तन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। यहाँ पर एक पहेली दी हुई है, उसको हल करना है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं जिसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ। तो जो पेड़ के तने में छेद बनाता है और उसमें छिपे हुए कीड़े खाता है, ये क्या है। यहाँ पर इस तरह की पहेली एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये आती हैं कहाँ से, ये एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट ली जाती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कठफोड़वा, बी में दिया है कलचिड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शक्करखोरा और डी में दिया है फाख्ता। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कठफोड़वा होता है। कठफोड़वा जो होता है क्या करता है, ये पेड़ के तने में छेद बनाता है और उसमें छुपे हुए कीड़े खाता है, तो इसको कठफोड़वा बोला जाता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है और ये पेड़ के तने में ही छेद बनाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बिहार में मधुमक्खी पालन कैसे होता है उस पर कुछ कथन दिए गए हैं, चलिए उनको देखते हैं। ए में दिया है मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय क्या है, अप्रैल से जून है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का समय क्या होता है, ये होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। सभी छत्तों में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है और वो ही अंडे देने का काम करती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाती हैं और छत्ता भी बनाती हैं। छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं पर ये श्रमिक नहीं होती हैं। श्रमिक जो होती हैं वो फीमेल मक्खियाँ होती हैं और ना ही ये छत्ता बनाने का काम करती हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं और ये फूलों का रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्या राइट आंसर है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी और डी पॉइंट जो है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गाँव में
मुकदमे की क्या भूमिका होती है। तो महाराष्ट्र में गन्ने का खेत वाला एक गाँव है, उसमें मुकदमा क्या है ये हमें बताना है। वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाइयों की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, तो ये यहाँ पर रोंग हो जाएगा। वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बांटता है, तो ये भी रोंग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, तो ये भी यहाँ पर रोंग है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। क्या करता है, किस परिवार ने कितना ऋण लिया है उसका विवरण वो अपने पास रखता है, ये एक एजेंट का काम करता है, इसको मुकदमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है मेरी चोंच बहुत खास है, मैं सुई की तरह इस्तेमाल करती हूँ, पत्तियों को सिलाई करके अपना घोंसला बनाती हूँ या अपना घर बनाती हूँ, तो मैं कौन हूँ। ये कौन सी चिड़िया है। इस तरह के क्वेश्चन आता है पहेली की तरह लिखकर और उसका आंसर पूछा जाता है। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी किताबों में इस तरह की पहेलियाँ दी हुई हैं। चलिए बताइए कौन है ये। गुंजन पक्षी है, दर्जन चिड़िया है, सूर्य पक्षी है, रोबिन चिड़िया है। यह रोबिन चिड़िया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दर्जन चिड़िया। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं टेलर बर्ड, नाम से ही क्लियर है, जो सिलाई करता है वो टेलर। तो ये चिड़िया क्या करती है, सिलाई करके पत्तों का अपना घर बनाती है। यहाँ दिया है वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया कौन सी है। मोर है, कोयल है, तोता है, तो ये भी गायब नहीं हुए हैं। मोर, तोता, कोयल। बात हो रही है गौरैया की। जो गौरैया है इसके लिए एक विशेष दिन भी मनाया जाता है और शहरीकरण के कारण गौरैया चिड़िया जो है दुर्लभ होती जा रही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। छोटे पेड़ और झाड़ियों से लटक कर अपना घोंसला बनाता है वो कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सनबर्ड है, कौवा है, या क्या हो जाएगा बारबेट है, या इंडियन रॉबिन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सनबर्ड। सनबर्ड जो होती हैं ये क्या करती हैं, पेड़ों से लटक कर छोटी छोटी झाड़ियों से अपना घोंसला बना लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो हमें बताना है मेहंदी की बाड़ और कैक्टस के बीच अपना घोंसला कौन बनाता है। यहाँ पर दिया है डब है, भारतीय रॉबिन है, बारबेट है, दर्जन चिड़िया है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। डब जो पक्षी होता है ये क्या करता है, मेहंदी की झाड़ और कटीली झाड़ियों में कैक्टस में अपना घोंसला बनाता है, तो इसको बोला जाता है डब, और हिंदी में इसको बोलते हैं फाख्ता। कई बार फाख्ता लिख कर आ जाएगा, कई बार जो है डब लिख कर आ जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या है। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। तो पेड़ के तने में अपना घोंसला कौन बनाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रोज और आंट, तो ये नहीं होगा। बारबेट, बारबेट एकदम राइट हो जाएगा। बारबेट जो होते हैं पेड़ के तने में ही अपना घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा नहीं है और टेलर बर्ड भी नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो कौन सी प्रकार की जो चोंच होती है पक्षियों की जो मीट को काटने और खाने के काम आती है। तिकोने आकार की चोंच होती है, सीधी और पतली चोंच होती है। यहाँ पर दिया है हुक जैसी चोंच होती है या लंबी पतली सुई जैसी चोंच होती है। तो जो हुक जैसी चोंच होती है वो मीट के काटने के काम आती है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ऐसा पक्षी है, चलिए बताइए। सिख पर बत्तख है, इसको पिनटेल डक बोला जाता है। छोटी मत्स्य कुरकुरी ऑस्प्रे है, या हंसावर फ्लेमिंगो है, या छोटी जल रंग स्टिंट बोला जाता है इसको, ये है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छोटी जल रंग स्टिंट इसको बोला जाता है, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन बनाता है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ दिया है सूर्य पक्षी, शक्करखोरा, कौवा, बारबेट, बसंत गोरी या कलचिड़ी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शक्करखोरा और सूर्य पक्षी इसको बोला जाता है। इसके साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज हमने किए हैं कुछ पक्षियों पर आने वाले क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।